Hey friends, this is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. दोस्तों, आज के इस सेशन में हम सभी चर्चा करेंगे फिजिक्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चंस सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, सो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। चलिए इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम इकाई किसकी है? तो हम ये 10th में और 12th में भी पढ़ चुके हैं कि एंगस्ट्रम जो है वो तरंग दैर्घ्य की इकाई है। किसकी इकाई है? तरंग दैर्घ्य की इकाई है। एंगस्ट्रम से हम लोग तरंग दैर्घ्य का मापन करते हैं और 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर, 10 का पावर -10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग कई बार बीपीएससी के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और साथ ही अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेबल है, काफ़ी बार रिपीट किए जा चुके हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो हम दूरी तय करते हैं उससे प्रकाश वर्ष कहते हैं और एक प्रकाश वर्ष बराबर 10 के पावर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। किस में? हर्ट्ज में। ठीक है, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। इसके बारे में भी हम कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है और एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। एक मनुष्य, सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000, कितना? 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 5वां क्वेश्चन है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किस धातु के बने होते हैं? तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 के बने होते हैं और यह प्राकृतिक रूप से रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाया जाता है। ये रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग वाणिज्यिक रूप में होता है, मतलब व्यवसाय के रूप में होता है। ये सभी मानव निर्मित होते हैं और क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग घड़ी के अलावा रेडियो और टेलीविज़न में भी किया जाता है। तो आप इसका आंसर याद रखिएगा, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर से वही सेम क्वेश्चन रिपीट है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि हम लोग आवृत्ति को मापते हैं हर्ट्ज में। तो हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति को मापा जाता है और एक सामान्य मनुष्य की कान 20,000 से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है और इसको हम लोग HZ
कैपिटल एच और स्मॉल जेड से डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है। क्वेश्चन है हमारा विद्युत शक्ति की इकाई है। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि विद्युत शक्ति को हम सभी पी से डिनोट करते हैं। विद्युत शक्ति को डिनोट किससे करते हैं? पी से। और इसका इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति का जो इकाई है उसको हम लोग वाट कहते हैं और वाट को हम लोग डब्लू से डिनोट करते हैं। विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है और विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट है। इसका मतलब ये है कि विद्युत शक्ति जो है उसको P से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला कार्य बटा समय और इसका मात्रक अर्थात इकाई वाट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा क्या है? 3900 से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम के बीच। 3900 से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम के बीच। चलिए अब हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? यह 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर के बीच में दिखता है। ये NM का मतलब नैनोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन किस उपकरण से मापी जाती है? आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? इसका जो सही जवाब होगा हाइग्रोमीटर। क्या होगा? हाइग्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर जो है उससे हम लोग जल मतलब किसी भी द्रव्य की तुलनात्मक घनत्व को मापते हैं। हाइड्रोमीटर से हम लोग किसी भी द्रव अर्थात जो जल की अवस्था में होता है उसके घनत्व को मापते हैं, जबकि हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता के मापन का कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की इकाई क्या है? तो ये सभी 10th क्लास का क्वेश्चन का आंसर होगा। 8th और 10th क्लास के बच्चे भी इसका आंसर दे लेंगे कि दाब की इकाई क्या है दोस्तों। तो दाब का जो इकाई है वो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और इसका एक और इकाई होता है जिसको हम लोग पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका एक और इकाई होता है जिसको हम सभी पास्कल कहते हैं। PASCAL पास्कल कहते हैं। और यह क्या है? दाब की इकाई है। ओके, अब हम ये जान लेते हैं कि दाब किसे कहते हैं। तो किसी भी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब किसे कहते हैं? किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक क्या है? अभी हम पढ़े हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर मतलब न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन बटा में मीटर स्क्वायर और पास्कल, ये दोनों क्या है? दाब का मात्रक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। हम सभी जानते हैं कि क्वांटिटी दो प्रकार के होते हैं, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशि। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं जिसमें दिशा भी होती है और प्लस परिमाण भी होता है। दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। वे कहलाते हैं क्या? वे क्या कहलाते हैं? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी कहलाते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स अगर देख ले तो फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सभी क्या है? इसके एग्जाम्पल्स है। और इसके अलावा अदिश राशियों की यदि चर्चा करें तो अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा इसका निश्चित नहीं होता है। इसमें दिशा नहीं होता है, इसमें केवल परिमाण होता है। तो इसे हम कहते हैं क्या? अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। उदाहरण के लिए आयतन, दाब, चाल, दूरी, इन सभी में केवल क्या होती है?
परिमाण होती हैं, इनकी दिशा नहीं होती। तो ये इस एग्जाम्पल में है। अब 30 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बल क्या है? सदिश है। वेग भी सदिश है। दाब भी सदिश है। सॉरी, दाब क्या है? अदिश है और त्वरण सदिश है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो इसमें क्या है? बल का मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है और प्रतिबल का भी मात्रक होता है। बल और दाब का मात्रक तो हमने अभी पढ़ा है, दाब का न्यूटन और बल का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन विकृति विमाहीन है, इसमें कोई डायमेंशंस नहीं होते, इसलिए इसका कोई मात्रक भी नहीं होता। अब यह विकृति कहलाती क्या है, इसके बारे में यदि जान ले तो किसी भी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, या इस घटना के पीछे का कारण क्या है? इसका जो सही जवाब होगा प्रकाश का व्यक्तीकरण। क्या होगा? प्रकाश का व्यक्तीकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। दिन में जो है वो साबुन की फिल्म दिखाई देती है पानी पर, यह जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण इसका रंग जो है वो सुंदर दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि धनावेशित हिस्सा जो है वो न्यूक्लियस कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस, या इसको हम नाभिक कहते हैं, हिंदी में नाभिक कहलाता है। और नाभिक जो है वो परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। नाभिक जो है वो क्या होता है? परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। और परमाणु के केंद्र में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है? चक्कर लगाते हुए रहता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यह क्या होता है? केंद्र में होता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, तथा जो न्यूट्रॉन होता है वो चार्जलेस, आवेशहीन होता है। ओके, चलिए इसके बारे में और कुछ फैक्ट्स जो देख लेते हैं। नाभिक परमाणु के केंद्र में होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं, और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, और इसी को हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मतलब पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है मतलब चार्जलेस होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। एक पर कोई चार्ज नहीं, दूसरा प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज का होगा मतलब धनावेशित होगा, जिस कारण नाभिक क्या होता है? धनावेशित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, एवं इसकी खोज क्रमशः अर्नेस्ट रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक द्वारा किया गया था। ओके, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये तो 6th क्लास में ही पढ़ना है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ओके, आपने यदि 6th क्लास में पढ़ा हो तो कर्पूर को लेकर के एक रिएक्शन कराया गया है, एक्टिविटी के माध्यम से इसको बताया गया है 6th क्लास में ही। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं वह क्या कहलाता है? वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ट्रिक बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 ठोस, द्रव और गैस तीनों क्या है?
एक ही बिंदु पर रह ले रहे हैं, इसलिए हम इसको ट्रिपल पॉइंट कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। कॉस्मिक किरणें हैं आवेशित, अनावेशित कण, आवेशित और अनावेशित कण दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कॉस्मिक किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति में गमन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कॉस्मिक किरण क्या है? आवेशित कण है। ओके, कॉस्मिक किरण क्या है? आवेशित कण है। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि कुछ इस प्रकार है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G का क्या मतलब होता है, यह किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो 2G स्पेक्ट्रम में G का मतलब यहाँ जनरेशन से है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है, राडार का आविष्कारक कौन था? तो राडार जिसका पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, राडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और स्कॉटिश के भौतिकविद रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा राडार का आविष्कार सन 1935 ईस्वी में सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, रॉबर्ट वाटसन। ओके, और इसका पूरा नाम क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। चलिए अब हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल है न्यूट्रिनो, हिग्स बोसॉन, मेसॉन और पॉजिट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। गॉड पार्टिकल जो है वो है हिग्स बोसॉन। इसके बारे में हम सभी कुछ जान लेते हैं। गॉड पार्टिकल का मतलब है ईश्वरीय कण, और यह हिग्स बोसॉन एक ऐसा मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 ईस्वी में ही की गई थी, लेकिन इसका प्रायोगिक रूप से सत्यापन जो हुआ वह 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को हम सभी ईश्वरीय कण और गॉड पार्टिकल के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए अब हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल प्राइज कब मिला था? तो सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल प्राइज 1930 ईस्वी में मिला था, और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन जो किस प्रकार है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? तो टेलीस्कोप का जो खोज है वो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार के एग्जाम्स में एसएससी में बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ये तो बच्चों वाला सवाल है, राइट ब्रदर्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन बराबर होता है, ये भी बहुत बहुत नॉमिनल क्वेश्चन है। 1 माइक्रोन जो होता है वह 10 के पावर -3 मिलीमीटर के बराबर होता है। 10 के पावर -3 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसका मतलब है कि 1/10 के पावर -3 मतलब 1/1000। ओके, तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10 के पावर -3 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, F बराबर 9.5 C + 32। ओके, तो F बराबर क्या है? 9.5 C + 32। तो इसके लिए हमारा जो डिग्री है वो कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 9/5 × 40 + 32। 5 × 8 = 40, 9 × 8 = 72, अब 72 + 32 बराबर 104। आंसर कितना हो जाएगा? 104। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ओके,
मुझे आशा है कि आपको बनाने आ गया होगा। इस तरीके के और भी क्वेश्चंस होंगे जिसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कुछ इस प्रकार है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ये भी 6-7 क्लास में पढ़ना है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग, यह पृथक्करण चैप्टर में पढ़ना है 6 क्लास में ही, कि क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है जिसका प्रयोग किया जाता है हमें एक मिश्रण से पदार्थों को अलग अलग करने के लिए। एक मिश्रण से हम अन्य पदार्थों को अलग अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लोलक की कलावधि किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान के ऊपर, लंबाई के ऊपर, समय के ऊपर या फिर तापक्रम के ऊपर? तो लोलक की जो कलाविधि है वह किसके ऊपर? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल गुणनफल है। यह हम सभी जानते हैं कि बल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बल को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। और F इज इक्वल टू ma इसका फॉर्मूला होता है। ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। ठीक है, न्यूटन का सेकेंड लॉ है F बराबर ma। F का मतलब फोर्स, m का मतलब मास और a का मतलब एक्सेलरेशन से होता है। मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को हम लोग फोर्स कहते हैं। ओके, देखते हैं कि ऑप्शन में इस तरीके से क्या मिल रहा है। चलिए, F बराबर m ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग बल कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो हम इससे पहले भी पिछले वीडियो में सदिश और अदिश के बारे में थोड़ा सा पढ़े थे। क्वांटिटी जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? क्वांटिटी 2 प्रकार का होता है, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी जो है उसमें क्या होता है? परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों होता है। दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। तो कह रहे हैं ये क्वेश्चन कि सदिश कौन सी राशि निम्न में से सदिश नहीं है? तो विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है, वेग भी सदिश है और बल भी सदिश है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आयतन जो है वो क्या है? सदिश राशि नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? क्या क्वेश्चन कर रहा है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? तो हम सभी जानते हैं कि पदार्थ का संवेग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है mv। P बराबर mv, ये संवेग का फॉर्मूला है। ओके, अब कह रहा है क्या? संवेग, पदार्थ के संवेग मतलब mv। ओके, संवेग बराबर mv और वेग का अनुपात मतलब वेग का अनुपात बटा में m, और जब v से भी कट आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा? m। m मतलब मास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से क्या प्राप्त होगा? तो मास प्राप्त होगा, मतलब द्रव्यमान प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य है 100 मीटर। ये तो बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 10⁻⁻12 ग्राम होता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? तो इसके लिए एक लिफ्ट से संबंधित कुछ फैक्ट्स है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन अभी इसके आंसर को टिक आउट करने के लिए मैं बता दूं कि लिफ्ट के 9.8
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट का जो भार है वह 0 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का प्रयास करूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? पंखे सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, रबर की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी या लकड़ी का गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा? तीनों या फिर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। यह है हमारा क्या क्वेश्चन। ओके, चलिए अब हम सभी इसके आंसर को जानने का प्रयास करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि निर्वात जो होता है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद को निर्वात, यही मेन टॉपिक है हमारा। इसी से आंसर पता चलेगा कि यह निर्वात कर रहा है। निर्वात में अगर एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक फेंका जाएगा एक साथ तीनों को, तो हम उसमें कितना भार है इस चीज़ को काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि निर्वात की जो स्थिति होता है, निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध 0 हो जाने के कारण पंख हो, रबर हो, गेंद हो, लकड़ी हो, कुछ भी हो, वह एक समान ऊंचाई से अगर हम फेंके तो वह एक साथ ही जमीन पर पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो हम सभी जानते हैं कि वायु में जो ध्वनि तरंग होती है वह एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ओके, वायु में या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है या फिर पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्रोमेटोग्राफी, आंशिक आसवन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सब्लिमेशन इंग्लिश में इसको बोलते हैं और हिंदी में इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। रेत और नेफ्थलीन। क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? जो कि एक बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न है। विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है वो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सभी चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब कौन जो है वो सही नहीं है सुमेलित? वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर को मापते हैं, ये सही है। एमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल को मापते हैं, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध का मापन नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। गैल्वेनोमीटर से हम एक छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार का मापन करते हैं, ना कि विद्युत प्रतिरोध का। विद्युत प्रतिरोध के मापन के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो टरबाइन या फिर डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए हम सभी यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च कितना होगा? 100 वाट के बिजली का बल्ब है और यदि वह 10 घंटा जलता है तो कितना बिजली खर्च होगा? तो यह होगा 1000 वाट प्रति घंटा। मतलब एक यूनिट कितना होगा? 1 यूनिट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? दोस्तों ये जो है समांतर प्रतिरोध के लिए कह रहा है। तो समांतर प्रतिरोध के लिए जो फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ दो ही प्रतिरोध दिया हुआ है इसीलिए यहाँ R2 तक होगा।
अगर 3, 4, 5 दिया होता तो R3, R4, R5 करके हम बढ़ाते जाते। तो यहाँ कुछ इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4.70 किलो ओम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य जो होता है वो अमोनियम क्लोराइड का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। यह अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड का होता है। विद्युत अपघट्य के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है एक सामान्य शुष्क सेल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो क्या करता है, किसको किस में परिवर्तित करता है डायनेमो, यह क्वेश्चन है। तो डायनेमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, जो कि हम लोग अभी पढ़े हैं टरबाइन और डायनेमो के बारे में पीछे के क्वेश्चंस में, कि टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए हम लोग मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो ये भी सेम क्वेश्चन ही है कि डायनेमो क्या करता है, मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर किसको किस में बदलता है। तो विद्युत मोटर जो युक्ति है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। वोल्ट मीटर से तो हम लोग विभवांतर को मापते हैं, जबकि एमीटर से हम लोग विद्युत धारा का मापन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर था। और पोटेंशियोमीटर से अभी हम लोग पढ़े थे कि किसी सेल के ईएमएफ का मापन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका होता है। तो प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं वो एक ही प्रिज्म के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग करते हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिज्म होता है, यहाँ से श्वेत प्रकाश आता है और यह 7 अलग अलग रंगों में क्या होता है, बच जाता है। जो वे विग्योर बैनी आपिनाला 7 रंग जो है वो बन जाता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, यहाँ से श्वेत प्रकाश निकलता है और यहाँ जाकर के 7 अलग अलग रंग बन जाते हैं। ओके, बैनी आपिनाला में बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 52 जो किस प्रकार है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी जो होता है वो f होता है, f = 1/d। डायोप्टर को हम लोग d से डिनोट करते हैं और यह लेंस की क्षमता है। तो यहाँ डायोप्टर का मान दिया गया है 1/2, यहाँ 0.5 मीटर हो जाएगा और मीटर में हमारा कोई आंसर नहीं है तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो यह उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो यह तंतु को गर्म करके किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज क्यों मिला था। तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्षेत्र में इसकी व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था। इसका आंसर हम लोग हमेशा बोस आइंस्टीन संघनन मानते हैं, जबकि यह गलत आंसर है। प्रकाश विद्युत प्रभाव इज करेक्ट आंसर। 1921 ईस्वी में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। किनको, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। यह यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका, यूरेनियम का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे को ठंडा करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो संपीड़ित गैसों को छोड़ करके हम कमरे को ठंडा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है। टीन और शीशा, यह इन दोनों पदार्थों के मिलकर के बना होता है। टीन का भी बना होता है प्लस
शीशा, टीन और शीशा दोनों का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ, टीन और शीशे की मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ऑप्शन नंबर सी पारा इज करेक्ट आंसर। पारा जो है वो विद्युत का सबसे अधिक कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिचालक का लक्षण क्या है? तो अतिचालक का लक्षण शून्य पारगम्यता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, गर्म करने पर एक चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, या फिर पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। गर्म करने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब तापमान में वृद्धि होती है, जब तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है, तो इसका जो प्रतिरोध आर है वह क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 के ऊपर चर्चा करते हैं। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे यही कारण है कि लकड़ी की तुलना में जो लोहा होता है वो ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो पसीना है वो तेजी से क्या हो जाता है? वाष्प बन करके वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर हम खोल देंगे तो क्या आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर पाएंगे? आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान पर ठंडा कर सकते हैं, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, या फिर आप कमरे को ना ही गर्म करेंगे और ना ही ठंडा कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर हम खोल देंगे तो क्या हो जाएगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, और कमरे का तापमान बढ़ जाने पर कमरा हमारा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, ना कि ठंडा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है? सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तब क्या होगा? फिर भी वही होगा, कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। कपास गर्मियों के कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो है वो है, सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। हाँ, ये भी सही है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। नहीं, ये गलत आंसर है। एक्रिलिक एक मानव निर्मित रेशा है, ना कि कृत्रिम रेशम है। रेयॉन को हम लोग कृत्रिम रेशम कहते हैं, कृत्रिम सिल्क कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो ज़्यादातर गुण है वो रेशम की तरह ही होता है, रेशम की तरह चमकता है। इसलिए एक्रिलिक को नहीं बल्कि रेयॉन को, किसको? रेयॉन को हम लोग क्या कहते हैं? नकली रेशम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब हो जाएगा, लेकिन यह कथन जो है वो क्या है? यह स्टेटमेंट गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसको हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इस तरीके से कुछ रहता है और इसके बीच की जो दूरी है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी या फिर कौन सा नहीं बदलता है या बदलती है? वेग, गति, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, अपवर्तनांक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो पढ़ने में जो काम आने वाला ग्लास लेंस होता है वो उत्तल लेंस का बना होता है, क्योंकि पढ़ने में काम आने वाला जो ग्लास लेंस होता है वो दूर दृष्टि दोष को दूर करता है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या होता है? निकट रखी हुई वस्तुओं को हम स्पष्ट नहीं देख पाते हैं और यह दूर दृष्टि दोष के कारण होता है, और इसको हम लोग
ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का क्या करते हैं, ग्लास लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसके पीछे का कारण यह है कि यह जो दर्पण है यह अवतल दर्पण है और इसी का प्रयोग हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। ओके, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो ध्वनि का वायु में जो वेग होता है वो 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नीचे एक तालिका बना हुआ है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है? तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति जो है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला लगता है क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या लॉजिक है? सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक होता है। नहीं, ये गलत है। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश के अपवर्तन से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व है वो सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 पर चर्चा करते हैं। कह रहा है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो 9/5 इंटू सी का मान दिया हुआ है 50 प्लस 32। 5 10 जा 50, 10 9 जा 90 प्लस 32। अब इसको ऐड करेंगे 2 9 3 12 122 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या यहाँ ऑप्शन में है? यस, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा हो, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? तो जल स्तर इसका नहीं बदलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जल स्तर नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा के बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? इसका पृष्ठ तनाव होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पृष्ठ तनाव इसके पीछे का रीजन है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है? तो सबसे ज़्यादा जो श्यानता है वो किस में होता है? शहद में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? भूकंप से, सूर्य से, तारों से या फिर चंद्रमा से? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा से। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 जो कि कुछ इस प्रकार है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, या फिर ना ही द्रव्यमान चेंज होगा और ना ही इसका भार। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि किसी भी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाने में इसका भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। इसके पीछे का लॉजिक थोड़ा सा अगर हम लोग जान ले, तो जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर रहता है, लेकिन भार अधिक हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण जो है वो अधिक है। स्मॉल जी क्या है? वो अधिक है, गुरुत्वीय त्वरण अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण है कि उच्च दाब के कारण पानी उस तापमान पर उबलने लगता है और प्रेशर कुकर में जो खाना बनता है वो जल्दी से बन जाता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा है तो यह सूर्य से प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, यह किस कारण से होता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा या फिर अपकरण अभिक्रिया द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के अभ्यंतर में नाभिकीय संलयन के कारण विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। और सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके कारण होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। कब? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को छोड़ा गया था। नेक्स्ट, वर्ष दीर्घतम कहाँ होता है? तो वर्ष दीर्घतम जो है वह प्लूटो पर होता है। किस पर होता है? पहले यह प्लूटो जो है हमारा ग्रह था, लेकिन 2006 में इसको ग्रहों की संख्या से हटा दी गई और अब वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो यह होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसके लिए 8.5 मिनट का समय लगता है, कहीं कहीं 8.6 मिनट भी लिखा हुआ होता है। तो इसको पहुंचने में 8.5 मिनट का समय लगता है और 8 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर करीबन 8 मिनट में पहुंच जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका सी भी सही जवाब हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग पढ़े हैं कि 8.5 मिनट मतलब 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.5 मिनट। कितना समय लगता है? 8.5 मिनट का समय लगता है। 8.5 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। और प्रकाश की चाल जो है वो 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचता है? तो वही सेम क्वेश्चन है, 8.5 मिनट में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह जो है वो क्या है? बुध है। नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है, और शनि के चारों ओर वलय है। ये सभी क्या है? सब इसका आंसर जो सही आंसर होगा वो होगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, फास्ट, सी और फोर्ट्रान। तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी फास्ट वो सही जवाब होगा। फास्ट जो है वो किसी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा टंगस्टन। ओके, टंगस्टन जो है वो क्या है? बल्बों के फिलामेंट में पाया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है जर्मेनियम है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। जर्मेनियम का प्रयोग अर्धचालक के रूप में किया जाता है ट्रांजिस्टर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है यह नाभिक है, यहाँ प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, और इसके चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस होता है, उदासीन होता है। ओके, न इस पर प्लस चार्ज होता है ना ही माइनस चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है?
नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण सबसे पहली बात तो यह है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते ही नहीं है, प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। सो ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये सही है। अभी हम बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस चार्ज लिए हुए रहता है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, ये भी सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही है हमारा गलत विकल्प। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, सौर ऊर्जा जो है वो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम का सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो वायु में क्या होता है? हीलियम भी होता है, आर्गन भी होता है और नियॉन भी होता है, जबकि रेडॉन जो है वो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। रेडॉन नहीं पाया जाता है वायु में, जबकि हीलियम, नियॉन और आर्गन वायु में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा वोट हम बिजली का खपत करते हैं उतना ज़्यादा हमारा बिजली का बिल आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु क्या है? तो सबसे भारी धातु यूरेनियम होती है, क्योंकि इसका परमाणु भार सबसे अधिक होता है, 238 के आसपास होता है, इसलिए सबसे भारी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? तो इनसैट 2A 10 जुलाई 1992 ईस्वी को छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, आज की इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ हम आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू सो मच।